हेलो बच्चों, तो कैसे हो। मैं आपका प्यारा सा ए पंडित, ठीक है, फिजिक्स बाय ए पंडित में आपका स्वागत है। माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय ए पंडित में आपका स्वागत है। तो लो भाई, फिजिक्स बाय ए पंडित। तो भाई, जैसा कि हमने आपको कहा था कि हम हमारा फुल लेंथ टेस्ट पेपर क्या करेंगे, YouTube पर अपलोड कर देंगे और उसका आपको क्या करना है, सॉल्यूशन करना था बिगड़ देख के, ठीक है। अब लगभग कितने क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है। तो मैं लगभग 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आज प्रोवाइड करा देता हूँ आपको। 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या करूंगा, अगले डे यानी कि 18 तारीख को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो भाई लगभग 2.5 घंटे की वीडियो बनेगी, लेकिन मुझे क्या है कि 1.5 घंटे 1 घंटे ऐसा करके मुझे क्या करनी पड़ेगी, अपलोड करनी पड़ेगी। तो आज हम करेंगे स्टार्टिंग से, ठीक है, स्टार्टिंग से लेके 10 नंबर क्वेश्चन तक करेंगे, यानी कि जो 1.5 नंबर की क्वेश्चन है, जो 1 नंबर की एमसीक्यू क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है और छोटी परिभाषा है, उनका करेंगे हम। उसके फिर बाद में क्या करेंगे, आगे चलेंगे। तो अगली वीडियो में करेंगे। तो आपके पास पेपर होगा भाई, आपने सॉल्यूशन किया होगा। तो हम लिख देता हूं मैं यहाँ पे किसका डिस्कशन कर रहे हैं, फुल लेंथ टेस्ट का। तो लो भाई, मैंने लिख दिया फुल लेंथ टेस्ट, लिख दिया। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो समान गोले जिन पर विपरीत तथा असमान आवेश है परस्पर 90 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं, इनको परस्पर स्पर्श कराकर पुनः जब उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है तो वे परस्पर 0.025 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करने लगते हैं, दोनों का अंतिम आवेश। तो भाई क्वेश्चन नंबर 1 मैं मान लेता हूँ एक गोला ये Q1 आवेश है, उस पर एक दूसरा गोला उस पे क्या है, Q2 आवेश है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है भाई, 90 सेंटीमीटर है। तो लो, अब मैंने क्या करा कि इन दोनों को गोले को क्या करा, संपर्क में ला दिया। लो भाई, तो मैं ऐसे टच कर देता हूँ। तो भाई जैसे ही क्या आएगा, संपर्क में आएगा। तो भाई अगर Q1 पर आवेश अलग है, Q2 पर आवेश अलग है, तो भाई जैसे संपर्क में आएंगे तो क्या चीज हो जाएगी, Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगी, Q2 हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी भाई, हो जाएगी। तो अब मैंने क्या करा, दोनों गोलों को क्या करा, हटा दिया, यानी संपर्क से क्या करा भाई, दूर कर दिया। वापस कितनी दूरी पर लेके आनी है, 90 सेंटीमीटर पर लेके आनी है। तो अब देखो आवेश तो क्या हो गया, दोनों पे मैं मान लेता हूं, इस पे Q1 बराबर Q हो गया, Q2 बराबर Q हो गया। दोनों के बीच की दूरी 90 सेंटीमीटर हो गई और दोनों के बीच में बल कितना हो गया, 0.025 न्यूटन का बल हो गया। अब भाई गुलाम बल लगा लो, सिंपल ही है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F बराबर कितना हो गया, K भाई दोनों समान है तो क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो यहां से क्या निकला भाई, Q स्क्वायर बराबर कितना हो गया, F R स्क्वायर अपॉन कितना हो गया, K हो गया। तो दो लो भाई देखो, Q स्क्वायर F की वैल्यू कितनी, 0.025 न्यूटन। रेडियस कितनी है भाई, 90 सेंटीमीटर है, तो उसको मैं क्या करूंगा, मीटर में बदल लूंगा। तो लो भाई 0.9 मीटर, तो लो भाई 0.9 हो गया। और नीचे कितना हो जाएगा, K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ हो जाएगी। तो भाई अब देखो यहां से पॉइंट हटा तो यहाँ पे कितने लगेंगे, 100 लग गए। यहां से फिर पॉइंट हटा तो यहाँ कितने लग गए भाई, 1000 लग गए। तो लग गए तो मैं लग लो, लगाने तो कोई दिक्कत नहीं। 9 से ये 9 कट गए, 25 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आया भाई, लो भाई ये Q स्क्वायर बराबर 25 नंबर की 225 इंटू 10⁻⁻9 और 5 कितने होते हैं भाई, ये देखो 10⁻⁹ 1 2 3 4 5 यानी कितना हो गया, 14। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, Q की, तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा 225 इंटू 10⁻⁻14। तो Q की वैल्यू कितनी आएगी, इसका रूट करेंगे तो कितना आ गया, 15, और ये कितना आ गया, 10⁻⁷ गुलाम। अब देखो भाई मैंने क्या करा, एक पॉइंट इधर ट्रांसफर कर दिया, तो ये कितना रह गया, 10⁻⁶, और इसको ही क्या कहूंगा मैं, 1.5 10⁻⁶ को क्या कहते हैं, माइक्रो गुलाम। तो ये आंसर आ गया तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन। भाई क्या आ गया, बी ऑप्शन आ गया, कि बे आंसर आ गया, क्या आ गया भाई, बे आंसर आ गया। अब चलेंगे भाई हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक वर्ग के कोने पर 4 आवेश चित्र की भांति रखे गए हैं। तो भाई देखेंगे अब 4 आवेश चित्र की भांति रखे गए हैं, फिर उनको क्या करना है, परस्पर एक्सचेंज करना है। तो भाई एक्सचेंज कर लेंगे तो क्या क्या चीज बदलेगी, वो चीज अपन को क्या करनी है, नोट करनी है। तो लो भाई
कि क्या है, वर्ग के कोने पर रखा हुआ है। तो लो भाई मैं वर्ग बना लेता हूं, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। लो भाई ये वर्ग बना दिया मैंने। भाई थोड़ा सा डायग्राम ऐसा है तो मान लेना कि वर्ग ही, ठीक है। अब लो भाई वर्ग ही है ये, तो थोड़ा सा वापस से सही कर लेते हैं हम। लो भाई इधर क्या रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज, इधर क्या रखा हुआ प्लस क्यू चार्ज, इधर क्या रखा हुआ माइनस क्यू चार्ज, इधर क्या रखा है माइनस क्यू चार्ज। ये है ओ, इनकी क्या हो गई बीच की दूरी ए। भाई जब ये वर्ग है तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, यहाँ पे एंगल कितना 90 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तो इस भुजा को मैं कह देता हूँ बी, सबके लिए ये भुजा क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी बी बी बी। अब देखो विद्युत विभव क्या हो गया भाई, विद्युत विभव क्या हो गया ओ पर, तो वी ओ कितना हो गया भाई, एक बिंदु आवेश के कारण कितना था KQ/R था। तो लो भाई एक के कारण KQ/B, फिर दूसरे के कारण KQ/B, फिर तीसरे के कारण ये हो गया माइनस KQ/B, फिर माइनस KQ/B। तो भाई विद्युत विभव तो 0 हो रहा है। अरे भाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो लो भाई विद्युत विभव मैंने निकाल दिया। अब देखो कि विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज से हमेशा क्या रहती है नेगेटिव चार्ज की तरफ रहती है। तो ये लो भाई ये E1 हो गया, इस वाले चार्ज के कारण इस पर क्या हो गया विद्युत क्षेत्र, ये E2 हो गया। अब देखो भाई कि इसका परिणामी विद्युत क्षेत्र किधर होगा भाई, तो ये दोनों का क्या होगा परिणामी विद्युत क्षेत्र E, क्या कर दिया मैंने परिणामी। लो भाई ये E परिणामी हो गया, तो इसमें कोई दिक्कत है क्या, एक तो ये चीज। अब वो क्या कह रहा है कि ये आवेश क्या करना है, माइनस क्यू आवेश को प्लस क्यू आवेश की जगह रखना है। तो लो भाई ये प्लस क्यू कर देता हूं और ये क्या करता हूं भाई माइनस क्यू कर देता हूं। लो भाई ये माइनस कर दिया। अब भाई देखो जो ये विद्युत क्षेत्र था परिणामी, देखो भाई ठीक है, ये परिणामी विद्युत क्षेत्र पहले तो नीचे की तरफ था, अब देखो किधर होता है। लो भाई अब देखो ये प्लस चार्ज है तो विद्युत क्षेत्र ये E1 नेगेटिव, E1 इधर ऊपर की तरफ, E2 ये फिर ऊपर की तरफ। अब देखो भाई ये परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या हो गया E परिणामी। भाई जब तुमने देखा था कि जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज थे, यहाँ क्या था नेगेटिव चार्ज था और यहाँ क्या था नेगेटिव चार्ज था, तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन E परिणामी की क्या थी ये थी, ठीक है। और विद्युत विभव तो भाई देख लो सेम ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों के सब बिंदुओं के बीच की दूरी सेम है, केंद्र से चार्ज की दूरी भी सेम है, हर चीज सेम है, तो विद्युत विभव तो चेंज नहीं होगा। लेकिन अब देखो भाई E की डायरेक्शन पहले नीचे की तरफ थी और अब मैंने जैसे ही करी तो E की दिशा भी क्या हो गई चेंज हो गई। तो भाई आंसर दे रखा है D, क्या दे रखा है E बदल जाएगा। E तो बदल गया, E क्या हो गया बदल गया, अरे गया कि नहीं गया बदल गया, डायरेक्शन चेंज हो गई। लेकिन V क्या है V नॉट चेंज, क्या हुआ V बदला कि नहीं बदला, कि भाई V तो नहीं बदला, हमने देख लिया दोनों चीज करके V नहीं बदला। अब नहीं बदला तो बस ठीक है। तो अब देखते हैं जस्ट आगे चलेंगे हम, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चित्र में दो भिन्न भिन्न तापों पर एक चालक के VI वक्र दर्शाए गए हैं। तो लो भाई VI वक्र देख लेते हैं हम, क्या देख लेते हैं भाई VI वक्र। लो भाई VI वक्र बना देता हूं मैं, ठीक है, प्यार से समझाऊंगा, आराम से धीरे धीरे समझाऊंगा, कोई स्पीड नहीं है, ठीक है, हो जाएगा लगभग। लो भाई VI वक्र तीसरा देख लो, ये लो भाई ये तो क्या हो गई I हो गई और ये हो गई V हो गई। ये लो ये T1 हो गया और ये T2 हो गया। अब मैंने क्या मान लिया इसका θ1 मान लिया, इसके लिए क्या मान लिया θ2 मान लिया, ठीक है। अब कह रहा है कि इन तापों के संगत प्रतिरोध क्रमशः R1 एवं R2 है हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो भाई सत्य निकाल लेते हैं। हमने देखा कि θ1 बड़ा है किससे θ2 से, तो इसको मैंने क्या करा tan थीटा से मल्टीप्लाई किया tan से। तो लो भाई अब भाई tan क्या बताता है, tan बताता है इस लाइन की क्या बताता है ढाल बताता है। ढाल का मतलब क्या हो गया स्लोप हो गया, स्लोप को क्या कहते हैं y बाई x कहते हैं। तो अब देखो y का मतलब I, तो मैंने इसको क्या कह दिया I1 दे दिया और इसको क्या कह दिया V1, ये हो गया I2 बाई V2। अब देखो भाई मुझे प्रतिरोध निकालना है, तो भाई प्रतिरोध आएगा उसके बाद में तो ताप का रिलेशन आएगा। तो मुझे पता है कि V बराबर क्या होता है IR होता है,
और यहाँ से R बराबर क्या निकला, V/I निकला। तो अब देखो भाई V/I है तो है नहीं, मैंने क्या करा, इनको ऐसे क्रॉस में प्रोडक्ट करा, तो ये भाई ये V2/I कितना हो गया, I2 हो गया, और ये V1/I कितना हो गया, I1 हो गया। अरे भाई हुआ क्या, नहीं हुआ भाई, हुआ। तो अब देखो V2/I2 को क्या लिख देंगे, R1 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, ये लो, इसको मैंने R2 कह दिया और इसको मैंने क्या कह दिया, R1 कह दिया। अब मुझे पता है कि एक रिलेशन है R बराबर R0 1 प्लस अल्फा टी। अरे भाई है या नहीं है, ये रिलेशन क्या है, ताप की प्रतिरोधकता पर निर्भरता का रिलेशन है। तो अब रखते हैं भाई यहाँ पे, लो भाई ये R0 1 प्लस अल्फा T2 बड़ा है R0 1 प्लस अल्फा T1। देखो R0 से R0 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा भाई, अभी तक देख लो क्या बच गया, अल्फा T2 बड़ा है अल्फा T1, फिर अल्फा से अल्फा कट गया तो T2 बड़ा क्या आ गया, T1। अरे भाई आया कि नहीं आया, तो तुम ही बता दो आंसर क्या आएगा। अरे आंसर क्या आएगा भाई, आंसर हमारा क्या आ गया, से आ गया। क्या आ गया भाई, आंसर से आ गया। तो भाई देख लो भाई, 2 सेकंड का टाइम है तुम्हारे पास, आराम से देखो, मौज मजे से देखो, ठीक है। लेकिन हमारे को क्या आनी चाहिए, हर चीज समझ में आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि बोर्ड के आएंगे ऐसे क्वेश्चन। पेपर का लेवल मैंने थोड़ा ठीक बनाया है, क्योंकि मुझे पता है कि 2-3 क्वेश्चन तो बोर्ड में आएंगे ऐसे आएंगे, तो भाई देखना ही है हमारे को, और अच्छे से देखना है। लो भाई चलो, तीसरा हो गया, चौथा चलता है। क्या कह रहा, समान वेग से समरूप चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रेक्षित निम्न में से किस कण पर सर्वाधिक बल होगा। तो लो भाई चौथा, कोई भाई क्या होगा, बल चुंबकीय क्षेत्र में Fm बराबर Q V क्रॉस B होता है। अरे होता है कि नहीं होता है, तो Fm बराबर कितना हो जाएगा, QVB sin थीटा। अब थीटा उसने क्या दिया, 90 डिग्री दिया, तो Fm बराबर कितना हो गया, QVB sin 90 का मतलब 1। अब वो वही कह रहा है कि B क्या हो गया, एक समान है, तो मैंने क्या कह दिया, कांस्टेंट कह दिया, ठीक है, और V तो वो खुद ही कह रहा है कांस्टेंट है, तो रहना दो। तो भाई आप बताओगे Fm किसके प्रोपोर्शनल है, Q पर। क्या भाई जिस पदार्थ के पास आवेश का मान ज्यादा होगा उस पर ही क्या लगेगा, बल ज्यादा लगेगा। तो अब तुम 4 ऑप्शन से देख सकते हो। पहला है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर एक आवेश होता है। फिर है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पे क्या होता है, एक आवेश होता है। दूसरा है हीलियम, हीलियम पे कितने चार्ज होते हैं भाई, 2 आवेश होते हैं, यानी कि 2 प्रोटॉन होते हैं। तो भाई जिस पदार्थ पर जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही चार्ज होता है, ठीक है। तो हीलियम पे 2 हो गया। और तीसरा क्या है भाई, लिथियम। भाई तीसरा क्या है, लिथियम। तो भाई लिथियम पे क्या है, Q का मान कितना है भाई, 3। वो क्या है, सबसे ज्यादा है। क्या है, सबसे ज्यादा है। अब सबसे ज्यादा है तो भाई बल भी किस पे लगेगा, भाई बल भी 3Q किस पे लगेगा भाई, लिथियम पे लगेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, Li37। तो आंसर क्या हो गया हमारा, डी ऑप्शन हो गया। अरे भाई हुआ कि नहीं हुआ, डी हो गया। अब देखो भाई 5 वगैरह लेंज का नियम देता है। भाई क्या देता है, लेंज का नियम। भाई लेंज का नियम हमें पता है कि भाई प्रेरित धारा की दिशा बताता है। क्या बताता है, लेंज की दिशा क्या बताता है, प्रेरित धारा की दिशा बताता है। अब भाई बहुत सारे जने क्या करते हैं कि लेंज क्या बताता है, प्रेरित धारा तथा उसका परिणाम बताता है। नहीं भाई, कि ये E बराबर क्या है, -d∅/dt। जो ये नेगेटिव साइन है, जो ये नेगेटिव है, इस पूरे को क्या कहते हैं, फेराडे व लेंज लॉ। क्या कहते हैं, फेराडे व लेंज नियम, ठीक है। तो भाई फेराडे ने तो ये दिया था कि E किसके बराबर होता है, d∅/dt के बराबर होता है। ये तो भाई दे दिया फेराडे ने। लेकिन जो इस पे जो नेगेटिव साइन लग रहा है वो क्या बता रहा है, लेंज बता रहा है। यानी कि जो नेगेटिव साइन क्या बताएगा, प्रेरित धारा की दिशा बताएगा। तो भाई लेंज का नियम क्या बताता है, ओनली फॉर क्या बताता है, प्रेरित धारा की दिशा बताता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, से हो जाएगा। तो भाई याद रख लेना, लेंज का नियम क्या बताता है, प्रेरित धारा की दिशा बताता है। और एक दूसरा क्वेश्चन और आता है साथ में कि लेंज का नियम, जो भाई ये लेंज का नियम है किसके ऊपर आधारित है, तो किस पर है भाई, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर
आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ये भी एग्जाम्पल में क्या पूछ लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लेते हैं छोटा सा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में एमसीक्यू, बहुत जोरदार है। ठीक है, क्या कह रहा है भाई अगला क्वेश्चन कि अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार यदि किसी कण की स्थिति का 100% शुद्धता से मापन कर लिया जाता है तो उसके संवेग में अनिश्चितता होगी। भाई हमें पता है कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या कहता है, लेम डेल्टा x डॉट डेल्टा px क्या होता है, h क्रॉस बाई 2। अब मान लो मैंने क्या, ये तो है भाई, क्या है भाई, ये है स्थिति के अंदर क्या है, त्रुटि, और ये क्या है, संवेग के अंदर मापन में त्रुटि। अब ये कह रहा है कि 100% क्या कर लेता है शुद्धता से, तो भाई त्रुटि तो रही नहीं, त्रुटि का मतलब क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि अगर स्थिति 100% नाप ली जाए तो यहां से देखो डेल्टा px बराबर क्या हो गया, h क्रॉस बाई 2 डेल्टा x। अगर भाई स्थिति क्या हुई भाई, स्थिति अगर क्या करी 100% शुद्धता से नापी, शुद्धता से नापी गई, तो भाई डेल्टा x का मान कितना हो जाएगा, शुद्धि का मान 0 हो जाएगा। तो भाई डेल्टा px बराबर क्या हो गया, h क्रॉस बाई 2 इंटू 0। तो h क्रॉस बाई कितना हो गया, 0। तो हमें पता है कि भाई 1/0 कितना होता है भाई, इंफिनिटी होता है। क्या होता है भाई, 1/0 क्या होता है, इंफिनिटी। तो आंसर क्या जाएगा भाई, उत्तर क्या आएगा तुम्हारा, वह ऑप्शन आ गया कि भाई उसके संवेग में अनिश्चितता होगी, कितनी होगी, अनंत होगी। अब चलते हैं लॉजिक के क्वेश्चन पर। ये कह रहा है कि 2 प्रोटॉन परस्पर 10 एंगस्ट्रॉम दूरी पर रखे गए हैं। भाई 2 प्रोटॉन 10 एंगस्ट्रॉम दूरी पर रखे गए हैं, तो लो भाई साथ में देखो कि 2 प्रोटॉन, ये लो, ये प्रोटॉन और प्रोटॉन कितने 10 एंगस्ट्रॉम दूरी के ऊपर रखे गए हैं। अब ये कह रहा है कि इनके मध्य नाभिकीय बल, मान लो नाभिकीय बल को मैंने कह दिया Fn और इलेक्ट्रिक बल के लिए क्या कह दिया, Fe कह दिया। भाई कह दिया नहीं कह दिया, लेकिन भाई एक चीज ध्यान रखनी है कि जो नाभिकीय बल होता है 10 की पावर माइनस 15 मीटर या फर्मी के मध्य, यानी कि किसी 2 प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के बीच में, 2 प्रोटॉन के बीच की दूरी अगर फर्मी ऑर्डर की है तो ही क्या लगेगा, न्यूक्लियर, तो ही न्यूक्लियर फोर्स लगता है। अब देखो भाई ये कितनी है दूरी, 10 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर, तो ये तो रह गए भाई 10 की पावर 9 मीटर। अरे भाई ये चीज बड़ी है या ये 10 की पावर माइनस 15 मीटर बड़ी है, तो भाई मुझे पता है कि 10 की पावर 9 मीटर क्या है, बड़ी है। तो अब देखो कि भाई जब ये 10 की पावर 9 मीटर है तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आ गए भाई न्यूक्लियस से बाहर आ गए। कहां आ गए भाई, न्यूक्लियस से बाहर आ गए। तो अब भाई न्यूक्लियस से बाहर आ जाएंगे तो उनके बीच में क्या लगेगा भाई, सबसे ज्यादा क्या होगा, F इलेक्ट्रिक बल होगा। किससे, F न्यूक्लियस बल से। ठीक है, या न्यूक्लियर बल से। अगर हाँ भाई अगर ये इस कोटि के अंदर होता तो मैं कहता था कि F न्यूक्लियर बल ज्यादा होता है F इलेक्ट्रिक बल से। ठीक है, और सबसे भाई जो भी जितने भी बल है सबसे लार्जेस्ट या सबसे क्या है स्ट्रॉन्ग बल कौन सा है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है भाई, तो भाई वो फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन वो वर्क क्या करेगा 10⁻⁻15 मीटर या फर्मी मीटर के अंदर क्या करेगा, वर्क करेगा। क्या करेगा, फर्मी मीटर के अंदर वर्क करेगा। और इसके बाहर जो भी होगा वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। छोटा यानी कि उसकी क्या होगी, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी न्यूक्लियर फोर्स का मान कम होता जाएगा और इलेक्ट्रिक फोर्स का मान बढ़ता जाएगा। तो भाई नाभिकीय बल है न्यूक्लियर फोर्स का मतलब, और इलेक्ट्रिक फोर्स का मतलब है क्या है भाई, विद्युत बल। तो भाई चलो आगे। ओहो भाई 8वां क्वेश्चन देखो, कुचालक में संयोजकता बैंड व चालन बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है। भाई इतना इजी क्वेश्चन तो सब बता सकते हैं। भाई इनमें 4 ऑप्शन दे रखा है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो भाई कुचालक है, तो कुचालक के मध्य क्या होगा, ऊर्जा बैंड अंतराल यानी कि ईबी, या लिख लो भाई डेल्टा ईबी लिख लो। तो कितना होता है भाई 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लो भाई ये 8वां तुम्हारा कंप्लीट हो दीजिए। अब 9वां कह रहा है कि चित्र में प्रदर्शित 2 नेंड गेट। लो भाई 2 नेंड गेट, ये लो भाई ये नेंड गेट, ये फिर नेंड गेट, ये लो। तो पूछ रहा है कि द्वार में प्राप्त तर्क द्वार होगा। लो भाई इसको मैंने ए कह दिया, इसको मैंने बी कह दिया, तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, ए डॉट बी का बार। अब इसके अंदर क्या हो गया, पूरा सेम सिग्नल गया। तो भाई पूरा सेम सिग्नल जाएगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, फिर डॉट है तो ए डॉट बी का बार हो जाएगा। तो भाई अगर मैं बार का बार करता हूं तो बार बार क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। y बराबर क्या आ जाएगा, a डॉट b किसके बराबर है, अरे भाई एंड गेट के बराबर है कि नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई मेरा ए ऑप्शन हो जाएगा। तो भाई देखो इसको, फिर चलता हूं मैं रिक्त स्थानों की पूर्ति पर चलता हूं। अरे चले भाई रिक्त स्थानों की पूर्ति, तो देखो भाई रिक्त स्थानों की पूर्ति देख लेते हैं। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति भी बहुत इजी है। ठीक है, तो चलो भाई पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेडियो सक्रिय तत्व की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा किसी स्थायी तत्व की तुलना में, भाई कोई भी स्थायी तत्व होगा, स्थायी तत्व लो भाई कौन सा है, सेकंड का फर्स्ट, कि भाई कोई भी स्थायी तत्व है तो उसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, तो EBN का मान क्या होता है भाई, ज्यादा होता है। और मान लो कि कोई ये क्या है, ये तो इस तरह की बात हो गई, और ये क्या हो गया, सक्रिय परमाणु की बात हो गई। ये लो भाई सक्रिय तत्व की बात हो गई, तो इसकी क्या होगी, EBN का मान डेल्टा EBN का मान, तो ये क्या होती है भाई स्थायी तत्व की तुलना में क्या होती है, कम होती है। तो आंसर क्या जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर क्या लिखना भाई, कम होता है। क्या होता है, कम। अब देखो सेकंड का सेकंड देखो कि विभवांतर मापने का ऐसा उपकरण है जिसका प्रभावी प्रतिरोध, भाई क्या होता है भाई, विभव मापी का प्रभावी प्रतिरोध अनंत होता है। क्या होता है भाई, अनंत होता है। लो भाई अनंत होता है। और भाई ये तो क्या है, विभव मापी के लिए, विभव मापी के लिए है। अब मान लो तुम्हारे से क्या पूछ ले, विभव मापी की जगह क्या पूछ ले, एमीटर पूछ ले। क्या पूछ ले, एमीटर का प्रतिरोध होता है। तो एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है भाई, डैश डैश डैश, तो भाई क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है भाई, शून्य होता है। ये आंसर अपना हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे कि किसी कुंडली में स्वयं प्रेरण से उत्पन्न विद्युत वाहक बल तथा कुंडली में धारा परिवर्तन की दर। तो भाई ये देखो तीसरा क्या कह रहा है, लो भाई तीसरा क्या कह रहा है कि कुंडली में क्या है, विद्युत वाहक बल तथा कुंडली में प्रेरित धारा का अनुपात। तो वो कह रहा है E बाई क्या है, ये लो DI बाई DT कह रहा है। तो हमें पता है भाई ये क्या होता है, L होता है। L को हम क्या कहते हैं, स्वयं प्रेरण गुणांक। क्या कहते हैं, स्वयं प्रेरण गुणांक, या क्या कहते हैं, स्वयं प्रेरकत्व। क्या कहते हैं, स्वयं प्रेरकत्व। क्या कहते हैं, स्वयं प्रेरकत्व कहते हैं। अब भाई इसने क्या पूछा, चौथा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, सब क्या करेंगे, गोटी फंस जाएगी सबकी। क्या होगी, गोटी फंस जाएगी इसमें अगर ध्यान से नहीं किया। तो भाई यहाँ पे थोड़ी थोड़ी निंजा टेक्निक भी याद रखनी। कि क्या याद रखनी है कि भाई पूछ रहे कि शुद्ध अर्धचालक, तो शुद्ध अर्धचालक को ही हम क्या कहते हैं, नेज अर्धचालक कहते हैं। तो लो भाई देख लो कि भाई क्या बात हो रही है, इसके चौथे की बात हो रही है, नेज अर्धचालक की। क्या हो रही है, नेज अर्धचालक की हो रही है। ये कह रहा है कि नेज अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन में होलों की संख्या का अनुपात होता है। भाई कि शुद्ध अर्धचालक है तो इसमें क्या होगा, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, होल। तो नंबर ऑफ होल किसके बराबर होंगे, NO-P के बराबर होंगे। तो दोनों का अनुपात देख ले तो भाई क्या आएगा, आंसर 1:1 आएगा। ये तो भाई ये तो हो गया होल
भाई इलेक्ट्रॉन का अनुपात। अब पूछ लिया भाई अशुद्धियों का अनुपात, अशुद्धियों का अनुपात, भाई क्या पूछ ले, डोपिंग पूछ ले। तो भाई डोपिंग होती है 1 अनुपात इंटू 10 की पावर 8। तो भाई एक परमाणु के अंदर क्या मिलेगी, 10 की पावर 8, यानी कि 10 की पावर 8 परमाणु के अंदर क्या मिलेगी, एक अशुद्धि मिलेगी। क्या मिलेगी, एक अशुद्धि मिलेगी। तो भाई ये क्या हो गया, शुद्ध अर्धचालक या नेज अर्धचालक। भाई अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जिसके कितने क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है। भाई कितने हैं, 8 क्वेश्चन, उसकी भी चर्चा कर लेंगे, एक एक नंबर के अंदर है। देख लो भाई, थर्ड देख लो पहले, क्या देख लो, तीसरे का पहला देख लो। लो भाई तीसरे का पहला। अब ये कह रहा है कि 2 कुंडलियां दे रखी है, उसके अंदर क्या कर रही है, एक चुंबकीय सुई क्या कर रही है, गति कर रही है। लो भाई, लो भाई गति कर रही है, तो ये लो, ये क्या कर रही है, नॉर्थ से साउथ, ये क्या कर रही है, गति कर रही है। लो कुंडली मैंने छोटी बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है, और यहाँ पे क्या बना रखा है भाई, नेत्र बना रखा है। क्या बना रखा है, नेत्र बना रखा है, कि भाई मैं यहाँ से देख रहा हूँ। लेकिन भाई ये क्वेश्चन जब बोर्ड में आया था तो ये आंख किधर थी, इस तरफ थी आंख। तो ये मैंने क्या करा, चेंज कर दिया। क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब बताइए कि कौन सी कुंडली में दाईं ओर से देखने पर, भाई दाईं ओर का मतलब राइट हैंड की तरफ देखने पर, कौन सी कुंडली में धारा वामाव्रत दिशा में होगी। तो लो भाई, अब भाई देखो, मुझे कुंडली चाहिए 2, तो मैं कुंडली ले लेता हूँ। तो ये देखो, ये 2 कुंडलियां हो गई, ठीक है। कैसे, मान लो ये 2 कुंडलियां हो गई, ठीक है। एक कुंडली में रख देता हूँ नीचे। अब देखो ये क्या हो गई, चुंबक हो गई। अगर ये चुंबक है, इसका ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। अगर ये कुंडली इसके पास आएगी, कुंडली के पास, तो भाई इस कुंडली में धारा किस तरफ प्रेरित होनी चाहिए, लेंज के नियम के अनुसार। अगर भाई ये साउथ पोल पास में आ रहा, तो इधर भी क्या होनी चाहिए, साउथ के अंदर ही क्या होनी चाहिए, धारा जनरेट होनी चाहिए। तो अब भाई साउथ होनी चाहिए, तो साउथ का मतलब क्या हो गया, क्लॉकवाइज। तो ये देखो भाई, ये दिख रही है, ये साउथ के पास आ रही, तो ये देखो ये क्लॉकवाइज कैसे हो रही है, ऐसे हो रही है, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज, दूसरी कुंडली ऐसे पड़ी है, अरे भाई है या नहीं, ये देखो ये दूसरी कुंडली आ गई, तो इसमें तो ये साउथ पोल जनरेट हो गया। अब देखो इस कुंडली से क्या है कि ये चीज दूर जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, नॉर्थ पोल जनरेट। ये तो नॉर्थ पोल अगर दूर जा रहा है, तो इसका अपोजिट कौन सा होगा, जनरेट, साउथ पोल जनरेट होगा। क्योंकि भाई साउथ पोल क्या करेगा, अगर ये पास में जा रही है तो इधर क्या होगा, साउथ होगा, तो ये क्या करेगी, इसको प्रतिकर्षित करेगी। क्या करेगी कि ये पास में नहीं आने देगी। अब देखो ये नॉर्थ, इधर क्या, ये नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, तो इधर क्या जनरेट होना चाहिए, साउथ पोल जनरेट होना चाहिए। तो साउथ पोल क्या करेगा, इसको आकर्षित करेगा। तो लो भाई कि मैं इधर से देखता हूँ, किधर से देखता हूँ, ऐसे देखता हूँ, तो साउथ पोल क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, हो गया। और इसके अंदर साउथ पोल कैसे हो गया, ये ऐसे हो गया। अब देखो दोनों कुंडलियां, अब मुझे क्या देखना, मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ से क्या करना है, इसको देखना है। तो देखूंगा तो कुंडली के अंदर वामावर्त धारा किधर दिखेगी, कि इस तरफ से देखूंगा, तो इसके अंदर तो देखो भाई, कुंडली के अंदर जो प्रेरित धारा वो क्या दक्षिणावर्त दिख रही है, और इसके अंदर कुंडली के अंदर धारा ये क्या हुई थी, दक्षिणावर्त हुई थी। लेकिन मुझे क्या है कि इस तरफ से देखना, तो ये क्या दिखेगी, मुझे ऐसे दिखेगी। भाई इस तरफ से देखूंगा तो ये तो ऐसे दिखेगी, तो क्या है भाई, वामावर्त दिख रही है। तो कुंडली CD के अंदर क्या होगी, धारा क्या होगी भाई, वामावर्त दिशा के अंदर प्रवाहित होगी। ये हो गया नंबर 1। अब चलते हैं दूसरा। भाई दूसरा क्या है, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। तो भाई ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। साथ में मैंने क्या कहा था, एक डायग्राम बनाना, तो बना लो भाई, बहुत सारे डायग्राम है मेरे पास, ठीक है। लो भाई, तो ये लो, इसके ऊपर विद्युत विभव V है, इसके ऊपर भी विद्युत विभव V है, ये सरफेस S1 हो गया, ये S2 हो गया। तो ये क्या हो गया, समविभव पृष्ठ का चित्र हो गया। सम क्या हो गया भाई, सम विभव पृष्ठ का चित्र हो गया, समविभव पृष्ठ का चित्र हो गया। तो ये बना लो, चाहे एक बिंदु आवेश के कारण जो बढ़ता है वो बना लो, दोनों बना सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं आगे।
कि चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है। भाई सिंपल तो टेस्ला होता है। क्या होता है भाई? सिंपल तो टेस्ला होता है, लेकिन सीजीएस पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है भाई? लो भाई तीसरे का क्या देख लो तुम, तीसरा देख लो, चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस में मात्रक क्या होता है भाई? मात्रक। अरे भाई क्या होता है? गाउस होता है कि नहीं होता है? और साथ में पूछ लिया था कि एक गाउस बराबर 10 की पावर कितनी होती है? 4 टेस्ला होती है। तो भाई बहुत सारे जने क्या दे रहे थे? 10 की पावर -7 आंसर दे रहे थे, लेकिन भाई वो है मैक्सवेल के अंदर संबंध, तो हमारे को मैक्सवेल का संबंध नहीं पूछा था। ठीक है, अब देखो भाई चौथा क्या पूछ रहा है कि निरोधी विभव पूछ रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के संदर्भ में निरोधी विभव को परिभाषित कीजिए। तो भाई निरोधी विभव का मतलब लो, ये तो क्या हो गया भाई? ये हो गई धारा। ठीक है, नहीं सॉरी, धारा नहीं, ये हो गया विभव। ठीक है, ये मान लो क्या हो गया? एनोड विभव हो गया। क्या हो गया भाई? एनोड विभव हो गया। क्या मान लिया इसको हमने? एनोड विभव मान लिया। और इस तरफ क्या हो गई? प्रकाश विद्युत धारा। तो अब देखो कि यानी कि एनोड पर विभव का वह ऋणात्मक मान जिसके ऊपर प्रकाश विद्युत धारा का मान, लो भाई ये क्या हो गया? ये नेगेटिव वी नोट के दिया। इसके ऊपर देखो प्रकाश विद्युत धारा आई, धीरे धीरे आती घट गई, और यहाँ पे प्रकाश विद्युत धारा का मान कितना हो गया? 0 हो गया। तो एनोड का वह ऋणात्मक मान जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। क्या कहलाता है? निरोधी विभव कहलाता है। अब देखो भाई पांचवा, किसी धातु का कार्यफलन 3.31 क्या है भाई? किसी धातु का कार्यफलन दे रखा है। उन्होंने क्या पूछी? आवर्ती पूछी, और किसके अंदर पूछी? हर्ट्ज में पूछी। लो भाई पांचवा, उन्होंने क्या दे रखा है? 5 दे रखा है। कितना दे रखा है? 3.31 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये क्या दे रखा है? जूल दे रखा है। उन्होंने क्या पूछा है? आवर्ती पूछी। किसमें पूछी? हर्ट्ज में पूछी। तो हमारे को पता है 5 बराबर क्या होता है? h न्यू होता है। तो न्यू बराबर क्या हो गया? 5/h हो गया। तो 3.31 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल अपॉन कितना हो जाएगा भाई? h की वैल्यू क्या होती है? 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होती है। देखो भाई इसका अगर मैंने इसमें भाग दिया तो क्या जाएगा? 0.865 जो भी समथिंग आएगा इंटू 10⁻⁴ कितना हो जाएगा? 15, और ये हो गया सेकेंड इनवर्स। क्या हो जाएगा भाई? सेकेंड इनवर्स। तो इसको मैंने कह दिया 8 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। तो सेकेंड इनवर्स को मैं क्या कह सकता हूँ? हर्ट्ज कह सकता हूँ। तो 8 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज आ गया, इसकी आवर्ती आ गई। तो भाई निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते? इजी है यार, एक नंबर में देखते ही पूछेगा तो सही पूछना कुछ। तो भाई मैं थोड़ा सा मेरी इंक में सही पढ़ लेता हूँ। ठीक है, इंक में सही क्या पेन में सही पढ़ लेता हूँ, फिर चलते हैं हम जस्ट आगे और फिर करेंगे चर्चा और आगे वाले क्वेश्चन होगी। तो बने रहे हमारे साथ। आधे घंटे की हमारी क्लास हो चुकी है, आधा घंटा और लगेगा। ठीक है, फिर जो 1.5 घंटा बचेगा उस 1.5 घंटे के अंदर क्या करेंगे? बड़ी वीडियो लेक्चर अपलोड करेंगे। आज नहीं करेंगे भैया, 18 को करेंगे। होली खेलते खेलते देखना उसको। तो होली की बधाई आज ही दे देते हैं हम। ठीक है, होली की शुभकामना है आप सभी को। अच्छे से होली खेलना, मजे से होली खेलना। ठीक है, तो भाई अगला क्वेश्चन है एक्टिव क्षेत्रता का नियम लिखो। भाई रदरफोर्ड सोडी का नियम लिखना है। तो वो क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है भाई? रदरफोर्ड सोडी का नियम कि dN/dt किसके प्रोपोर्शनल होता है? लैम्बडा इसके n के होता है कि नहीं होता है? लो भाई n लिख लो, चाहे n नोट लिख लो। इसका कहने का मतलब क्या है कि किसी नाभिकीय प्रतिदर्श में प्रति एकांक समय में विघटन होने वाले नाभिकों की संख्या, ठीक है, विघटन होने वाले नाभिकों की संख्या या उसकी दर, विघटन होने वाले नाभिकों की दर उसमें उपस्थित कुल नाभिकों की संख्या के क्या होता है? समानुपाती होता है।
तो ये लो भाई, प्रति एकांक समय में विघटन होने वाले नाभिकों की संख्या किसके बराबर होगी? उस समय उपस्थित कुल नाभिकों की संख्या के योग के समानुपाती होती है। अब मैंने साथ में पूछा था शेष समीकरण, तो n बराबर क्या लिखना था? n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t, इतना सा लिखना था भाई। डिराइव नहीं करना है हमारे को, एक नंबर का क्वेश्चन है, उतना का उतना लिखना है। तो भाई ये क्या हो गया? छठा हो गया। ये तो हो गया भाई रदरफोर्ड सोडी का नियम। ये क्या हो गया? श्वेता का नियम हो गया। ठीक है, मैंने बोल के बता दिया। और ये क्या हो गई? शेष समीकरण हो गई। क्या हो गई भाई? शेष समीकरण हो गई। अब चलो भाई, विभव मापी की सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जा सकती है? भाई विभव मापी की सुग्राह्यता सीधा आंसर है कि विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ाकर क्या हो जाएगा भाई? 7वें के अंदर तार की लंबाई बढ़ाकर विभव मापी की सुग्राह्यता को बढ़ाया जा सकता है। क्या हो सकता है भाई? बढ़ाया जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई 7वें के अंदर? लो भाई 7वें में क्या हो गया कि विभव मापी की लंबाई को बढ़ाकर उसकी सुग्राह्यता को बढ़ाया जा सकता है, भाई देख लो भाई 8वां तीसरे का क्या कह रहा? पीएन संधि के निर्माण के लिए दो महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के नाम लिखो। भाई पहला तो भाई अफुआ, दूसरा क्या हो जाएगा? विसरण हो जाएगा। अरे होएगा कि नहीं होएगा? अब पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? नाम लिखो तथा रोधिका विभव को परिभाषित कीजिए। तो ये मान लो कि ये क्या है भाई? अक्षीय परत हो गई। इसको मैंने क्या कह दिया? अक्षीय परत। क्या कहती है भाई? अक्षीय परत कहती। कही कि नहीं कही? अक्षीय परत। तो भाई अक्षीय परत के मध्य उत्पन्न विभव को, लो भाई इसके मध्य जो विद्युत विभव उत्पन्न होगा उसी को क्या कहेंगे हम? अरे उसी को क्या कहेंगे? रोधिका विभव। क्या कहेंगे? रोधिका विभव कहेंगे। तो आंसर लिखेंगे भाई सीधा कि अक्षीय परत के मध्य उत्पन्न विद्युत विभव को क्या कहेंगे भाई? रोधिका विभव कहेंगे। अब लो भाई चलते हैं हम चौथे क्वेश्चन पर। अब हमारे हो गए पार्ट ए हो गया है खत्म। अब है पार्ट बी, और पार्ट बी के अंदर कितने क्वेश्चन है? सारे जो भी क्वेश्चन है वो सारे क्या है? डेडेड नंबर के हैं। तो भाई डेडेड नंबर की चर्चा हम कर लेते हैं, फिर चलेंगे उसके आगे चलेंगे। ठीक है, तो लो भाई पहला कह रहा समीकरण r बराबर r नॉट। लो भाई r बराबर r नॉट a की पावर 1/3 के आधार पर दर्शाइए कि नाभिकीय द्रव्य का घनत्व लगभग अचल रहता है। तो लो भाई सीधा ही लिखो, घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान अपॉन आयतन होता है। तो लो भाई ये लो रो, द्रव्यमान कितना हो गया? मास इनटू क्या हो गया? द्रव्यमान संख्या a, और आयतन कितना हो गया? गोला मान लिया मैंने उसको 4 पाई r3। तो ये लो भाई r3, तो ये लो ma बाई 4/3 पाई r³ की जगह क्या होगा? r नॉट a की पावर 1/3 का क्यूब। तो आंसर क्या है? m ऑफ a अपॉन 4/3 पाई ये r नॉट का क्यूब इनटू a की पावर 1/3 का क्यूब। तो ये हो गया a से ये कट गया, तो क्या हो गया? m अपॉन कितना हो गया? a 3 ऊपर आ गया 4 पाई r नॉट क्यूब। तो भाई सभी नाभिकों के लिए उसका द्रव्यमान m तो सेम रहता है। तो लो भाई द्रव्यमान कितना हो गया? 3 into 1.27 या 1.67 है, देख लेना, इंटू 10⁻⁻27 अपॉन 4 into 3.14 इंटू r नोट की वैल्यू 1.2 का क्यूब, और साथ में क्या आता है? फर्मी मीटर आता है। तो लो 10⁻⁻15 का क्यूब। तो आंसर कितना जाएगा? 2.29 इंटू 10⁻17। तो मैं लगभग क्या लिख सकता हूँ? 10⁻17 लिख सकता हूँ। तो भाई इससे क्या पता चल रहा है कि भाई सभी नाभिकों के लिए नाभिक का घनत्व कितना होता है? 10⁻17 होता है। कितना होता है? 10⁻17 होता है। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि नाभिक का घनत्व क्या रहता है भाई? अचर रहता है।
अब चलेंगे हम आगे कि 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध की एक बैटरी किसी प्रतिरोध से संयोजित है। यदि इसमें 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध होगा। तो लो भाई 5 और इजी है, कोई हार्ड नहीं है। तो लो भाई 5 हमें पता है कि I बराबर क्या होता है, E/R प्लस क्या होता है, स्मॉल r। तो I इसने 0.5 दे दी, इसने क्या दे दी, 12 वोल्ट दे दी या नहीं दी। और कैपिटल R तो हमें क्या करना, फाइंड आउट करना है। और इसने क्या कह दिया, आंतरिक प्रतिरोध 2 दे दिया। तो कर लो भाई इसको इससे मल्टीप्लाई। तो 0.5 कैपिटल R, 2 को 0.5 से करेंगे 1.0, ये 12 वोल्ट, 0.5 R प्लस ये कितना हो गया, 12 माइनस 1, ये वोल्ट हो गया। तो 0.5 R बराबर कितना हो गया, 11 वोल्ट। तो R बराबर कितना हो गया, 11 बटेगा 0.5, ये हटा तो कितना हो गया 10, 5 दूनी 10, 11 दूना 22 ओम आ गया। क्या आ गया, प्रतिरोध R बराबर कितना हो गया, 22 ओम। अब इसने एक चीज और पूछा है कि बंद परिपथ में, यदि परिपथ बंद हो तो सेल की टर्मिनल वोल्टता है। तो हमारे को पता है E बराबर क्या होता है, कैपिटल V प्लस V। तो ये तो टर्मिनल वोल्टता हो गई, और ये क्या हो गया, आंतरिक वोल्टता यानी सेल की वोल्टता। तो कैपिटल V बराबर क्या हो जाएगा, E माइनस V। अब मुझे धारा पता है, तो V बराबर कितना है, 12 वोल्ट माइनस धारा कितनी है भाई, 0.5। V बराबर क्या होता है भाई, IR होता है। तो लो भाई I और स्मॉल r। तो V बराबर 12 माइनस 0.5 इंटू कितना हो गया, 2 हो गया। तो V बराबर कितना हो गया, 12 माइनस 1.0। तो कितना आ गया भाई, 11 वोल्ट आ गया। तो टर्मिनल वोल्टता कितनी हो गई, 11 वोल्ट आंसर आ गया इसका। तो चले भाई छठा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करो जब पूर्णतया पराविद्युतांक माध्यम भरा हुआ हो। तो लो भाई देख लो भाई छठा, भाई क्वेश्चन बहुत सिलेक्टेड है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो ये पढ़ेगा लगभग इसमें से 10 क्वेश्चन मैं मानता हूँ फिक्स है, 10 क्वेश्चन बोर्ड के अंदर मिलेंगे। तो लो भाई छठा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए जब पूर्णतया पराविद्युतांक माध्यम, चाहे तुम K मान लो चाहे एप्सिलॉन R मान लो, तो ये भरा हुआ है। तो लो भाई ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बना दी मैंने, समांतर प्लेट संधारित्र बना दिया। अब मुझे पता है कि सिंपल E नोट कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट होता है। लेकिन जब क्या हो, पूर्णतः पराविद्युतांक हो, तो EP बराबर कितना हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। चलो मीडियम लिख लेता हूं। तो EM बराबर कितना हो गया, सिग्मा। अब पराविद्युतांक की परिभाषा से कि एप्सिलॉन R बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नोट अपॉन एप्सिलॉन, सॉरी एप्सिलॉन अपॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नोट। तो एप्सिलॉन बराबर क्या हो गया, एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू रखते हैं एप्सिलॉन R और एप्सिलॉन नोट। ये तो क्या निकल गया, विद्युत क्षेत्र निकल गया। इससे विद्युत विभव निकालना है EM क्रॉस D। तो समांतर प्लेट संधारित्र के बीच की दूरी D है, इसका प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, A है, इसका चार्ज घनत्व सिग्मा P है, और इसका कितना है, माइनस सिग्मा P है। ठीक है, तो V बराबर कितना हो गया, अब सिग्मा की जगह क्या हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नोट, और ये D हो गया। अब मुझे पता है कि सिग्मा बराबर कितना होता है, Q बाई A होता है। तो V बराबर कितना हो गया, QD बाई A एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नोट। याद हो गया, विद्युत विभव की परिभाषा से V बराबर कितना होता है, Q बाई V। C बराबर कितना होता है भाई, Q बाई V। तो लो भाई ये Q, ये QD, ये A एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नोट, Q से Q कट गया। तो C मीडियम कितना हो गया, येलो मीडियम। तो कितना हो गया, A एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नोट अपॉन D। लेकिन मुझे पता है कि एप्सिलॉन R बाहर ले लूंगा तो क्या हो गया, A एप्सिलॉन नोट अपॉन D। ये किसके लिए है भाई, निर्वात के अंदर क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है। तो अब देखो भाई, इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, C नोट लिख सकता हूँ। तो ये लो भाई CM बराबर क्या हो गया, एप्सिलॉन R C नोट। ये क्या हो गया, जब पूर्णतः पराविद्युतांक भरा हुआ हो तो ये आंसर है क्या, तो CM बराबर कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन R बराबर K है, तो ये K C नोट हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल छोटा है। थोड़ी बहुत तुम्हारे को क्या करनी पड़ेगी, डेरिवेशन तो करनी पड़ेगी, और हिंदी क्या करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी।
अब चलते हैं हमारे नंबर 7 पर। निम्न को परिभाषित कीजिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन। क्या है भाई? पूर्ण आंतरिक परावर्तन और साथ में क्या है? अपवर्तन। तो देखो 7वां, तो पहले देख लेते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो भाई जैसे ही कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो क्या करेगी? या तो अभिलंब के पास आएगी, अभिलंब की तरफ झुकेगी, या अभिलंब से दूर हटेगी। तो लो भाई क्या हो गया? जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से क्या होगी? दूर हटेगी। तो लो भाई यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? वाटर बना दिया। बनाया कि नहीं बनाया? लो भाई वाटर बना दिया। अब देखो यहाँ से क्या हो रही है? एक किरण इस पर्तकारी पृष्ठ पर क्या हो रही है? आपतित हो रही है। अब देखो तो ये क्या हो गई? लो भाई अभिलंब से दूर हटी। जैसे जैसे मैं क्या करूंगा? आपतन कोण का मान बढ़ाता जाऊंगा, अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाएगा। लो भाई अब एक स्थिति ऐसे आएगी कि आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता है? 90 डिग्री। यानी कि अपवर्तित किरण क्या हो जाती है? उस क्या होती है? पर्तकारी पृष्ठ की क्या होती है? समानांतर हो जाती है। अब मैंने क्या करा कि इस थीटा को क्या कह दिया भाई? थीटा आईसी कह दिया, क्रिटिकल यानी क्रांतिक कोण कह दिया। अब मान लो मैंने जैसे क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर किसी को क्या करा? आपतित किया उस किरण को पर्तकारी पृष्ठ पर, तो वो क्या होगी? लो भाई ये थीटा आई और ये थीटा आर हो गया। तो अब देखो कि जैसे मैंने क्या करा? थीटा आई को क्या कह दिया? ये लो ये आई बराबर क्या हो गया? थीटा आईसी से क्रांतिक कोण से ज्यादा हो गया। तो आपतन कोण का मान यदि क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो उस किरण का अपवर्तन होने के बजाय पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। तो लो भाई जानी तो बाहर चाहिए थी, लेकिन क्या हो गई? उसी माध्यम में लौट गई। इसी को क्या कहेंगे? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और चित्र बनाना है साथ में, ठीक है। अब चलते हैं अपवर्तन पर। भाई अपवर्तन बहुत ईजी है। क्या है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। तो लो भाई अपवर्तन। लो भाई ये पर्तकारी पृष्ठ हो गया और ये क्या हो गया? एक अभिलंब हो गया। तो लो भाई ये किरण नहीं थी, लेकिन किरण को जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन क्या होगा? ऐसे चल गई, अभिलंब की तरफ झुक गई और इसका कुछ भाग क्या हो गया? वापस से परावर्तित और ये कुछ भाग क्या हो गया? अपवर्तित हो गया। और ये क्या हो गई? आपतित किरण हो गई। आपतित किरण हो गई। तो क्या हुआ? अपवर्तन क्या हुआ? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। लो भाई ये 7 का दूसरा हो गया। अब चलते हैं 8वां। कह रहा है कि दो आवेश है, दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा पर या दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव का मान 0 होगा। तो लो भाई ये मैंने क्या कह दिया? Q आवेश तो 5 × 10⁻⁸ कूलाम का आवेश ये है। दूसरा मैंने कह दिया -3 × 10⁻⁸ कूलाम आवेश का दूसरा आवेश है। दोनों के बीच की 16 सेंटीमीटर दूरी है। तो ये लो, तो मैंने क्या मान लिया? एक पॉइंट x मान लिया, ठीक है। इस जगह क्या हो रहा? विद्युत विभव का मान 0 हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये हो गई x और बची हुई कितनी हो जाएगी? 16 - x हो जाएगी। हुई कि नहीं हुई? अब विद्युत विभव का मान है तो v1 + v2 किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर। तो लो भाई kq1/r1 + kq2/r2 बराबर किसके होना चाहिए? 0 के। तो लो भाई दोनों में k कॉमन है तो k तो मैंने क्या करा? हटा लेता हूँ। लो भाई k बाहर ले लिया तो कितना हो गया? 5 × 10⁻⁸ कूलाम अपॉन मैंने क्या कह दिया? लो भाई ये इसको मैंने x कह दिया, बीच में क्या लग गया? माइनस।
3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 और नीचे क्या लिख गया 16 माइनस एक्स। क्योंकि भाई ये माइनस क्यों लगाया, क्योंकि इस वाले चार्ज के साथ क्या माइनस है, इसलिए मैंने माइनस लगाया। अब के को मैंने जीरो की तरफ भेज दिया तो जीरो हो गया। अब देखो इस माइनस को जीरो के उस तरफ भेजता हूँ तो ये लो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 गुलाम अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 गुलाम अपॉन 16 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो गया जीरो के। दोनों को एक्सचेंज कर लेते हैं तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 गुलाम अपॉन एक्स और ये 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 गुलाम अपॉन कितना हो गया 16 माइनस एक्स। लो भाई ये इससे ये कट गया। अब क्या करो वज्र गुणा कर लो तो 16 बन जो 80 माइनस 5x ये 3x तो 80 बराबर कितना हो गया 3x प्लस 5x तो 80 बराबर कितना हो गया 8x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 80 बटेवा 8 तो क्या हो गया 10 सेंटीमीटर। तो ये तो कितनी हो गई भाई, ये तो 10 सेंटीमीटर हो गई। तो लो भाई ये पॉइंट में शिफ्ट कर लेता हूँ, ये 10 सेंटीमीटर और बची हुई कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो भाई इस जगह क्या हो गया, क्या हो गया भाई टोटल विद्युत विभव का मान क्या हो गया 0 हो गया है। अब चलते हैं भाई 90 क्वेश्चन पर। क्या चलता है भाई 90 क्वेश्चन पर और लास्ट 90 के बाद में 10, फिर उसके बाद क्या करेंगे क्लास ऑफ करेंगे, फिर अगले वाले पार्ट के अंदर क्या करेंगे पूरे को खत्म करेंगे। तो 90 वही कह रहा है कि भाई किसी को परिभाषित कीजिए, यानी क्या कह रहा है निम्न को परिभाषित कीजिए। पहली है भाई वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। तो भाई वक्रता केंद्र क्या है, तुमने दर्पण को जिस खोखले गोले से काटा है, लो भाई ये लो ये तुम्हारा दर्पण का पार्ट हो गया, ठीक है। अब इस खोखले गोले से आपने क्या करा एक दर्पण का द्वारक काट लिया कि द्वारक जिस खोखले गोले का बना हुआ उसका केंद्र। तो भाई ये लो इस खोखले गोले का केंद्र क्या कहलाएगा भाई, ये ही वक्रता केंद्र कहलाता है। कहलाता है या नहीं कहलाता है। और दूसरा क्या कह रहा है मुख्य अक्ष, तो क्या कहलाएगा वक्रता केंद्र तथा द्वारक के बिंदु P को या वक्रता केंद्र तथा बिंदु O को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे वक्रता केंद्र तथा द्वारक के मुख्य बिंदु O को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी मुख्य, क्या कहलाएगी भाई मुख्य अक्ष कहलाएगी। क्या कहलाएगी मुख्य अक्ष कहलाएगी। तो ये लाइन मैंने क्या कह दिया x डैश कह दिया, ये क्या हो गई भाई मुख्य अक्ष हो गई। यानी वक्रता केंद्र तथा द्वारक के मध्य बिंदु O को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अब देखिए भाई आज हमारा लास्ट क्वेश्चन 10 कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ में सक्रिय नाभिकों की संख्या 6 घंटे में अपने प्रारंभिक मान का 6.25% रह जाती है। तो भाई वेरी इंपॉर्टेंट आरबीएससी बोर्ड के लिए, क्योंकि 100% है ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो देख लो भाई ये कह रहा है कि t बराबर कितना 6 वर्ष, 6 वर्ष के अंदर सक्रिय परमाणु की संख्या कितनी रह जाती है 6.25% उसके प्रारंभिक की। तो ये सही है, मैंने लिखा जो n बराबर 6.25% n नॉट। अब मुझे पता है कि n बाई n नॉट किसके बराबर होता है 1/2 t, यानी कि समय अपॉन क्या हो गया अर्ध आयु काल। तो इसने क्या पूछा भाई अर्ध आयु काल पूछी है। तो मेरे को पता है कि n ये पता है और क्या है t पता है, तो मुझे क्या निकालनी t हाफ। तो ये कितनी होगी 6.25% अपॉन n नॉट अपॉन क्या हो गया ये n नॉट कितना हो गया 1/2 की पावर t बाई t हाफ। तो लो भाई इसको मैं 6 लिख लेता हूँ, लिख सकता हूँ क्या, लो लिख लो। अब देखो भाई क्या हो गया ये हटा परसेंटेज तो 6.25 n नॉट से n नॉट कट गया, ये 100 लग गया, ये हटा वापस कितना हटा भाई पॉइंट हटा तो ये लग गया 100 और ये कितना हो गया 1/2 की पावर 6 t 1/2। तो अब देखो 25 पंजे, ठीक है 25 कितना होता है भाई 25 को अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई करता हूँ 625 आता है और ये कितना हो गया 25 चौक 100, इसको 25 से काटा ये 25 चौक 100। तो क्या हो गया 1/60 बराबर 1/2 6 t हाफ हो गया।
अब भाई तुम इसको इस फॉर्म में बदल सकते हो, ये 16 को इस 1/2 वाली फॉर्म में बदल सकते हो। तो मैं अगर 2 की पावर 4 लिखता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो भाई तुम ऐसे लिख लो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16, 1/2 की पावर 6/t हाफ। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 4 लिख सकता हूँ, और ये 1/2 की पावर कितनी हो गई? 6/t हाफ। अब जब भाई किसी चीज का आधार समान है तो उसकी घातें क्या होती है? बराबर होती है। तो 4 बराबर 6/t हाफ। तो यहाँ से देखो t हाफ निकला, तो ये t हाफ तो ऊपर चल गया, और ये 6 कितना हो गया? 4। 3 से 2 से काट लो, ये हो गया 3/2। इसको क्या कह देंगे? 3/2 को 1.5 वर्ष। तो भाई आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, और आप बच्चों का प्यार मेरे ऊपर यही ऐसे ही बना रहे, और हमारी क्लासें रेगुलर आप देखते रहे, और महाकाल के आशीर्वाद से हम धीरे धीरे तरक्की कर ही रहे हैं। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। राधे राधे, जय श्री राम, वंदे मातरम।